नेक्स्ट चला तो अगला टुकड़ा आगे बढ़ा तो अगले कंसेप्ट का नाम दैट इज 6 नंबर दिए थे 7 नंबर, ऐसा तो कोई सीरियल नंबर नहीं है बट जो मिल रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट अब हिस्टोरिकल कॉस्ट की यदि बात करोगे तो सिर्फ कॉस्ट तो चलो समझ में आता था, बट सिर्फ हिस्टोरिकल जुड़ जाने का मतलब क्या रहा? हिस्टोरिकल जुड़ जाने का मतलब रहा क्या? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का काउंटर पार्ट क्या क्या हो सकता है? करेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता क्या है, कुछ मालूम है? लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कुछ भी जानते हो तो बोलो। बोलो जो भी आता है, जितना तुम्हारे दिमाग में आता है। हम्म, बोलो। कुछ तो दिमाग में होगा, ऐसा तो नहीं है कि जीरो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या? हम्म, कॉस्ट दो तरह का हो गया, करेंट एंड दूसरा व्हाट? भाई डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से ही बोलना। हिस्टोरिकल का हो जो गया, चलता कब बुलाना है? हो गया, फिर आने वाले हो तो कल आ जाओ, कल ही सब कुछ, ठीक है? चलो, ठीक। तो हाँ, बोल, उसी कुछ बोल रही थी। जो बहुत दिन से चलता आ रहा है, जिसको मान मतलब ये जो कॉस्ट लगा है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या? आप कोई भी मान लो एसेट्स खरीदे हो, कोई भी एसेट्स खरीदे हो, फिक्स एसेट्स मान लो, फिक्स क्या, फिक्स एसेट्स की बात करें, फिक्स एसेट्स में क्या क्या खरीदे होगे? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो जो इन पास्ट, पास्ट में आपने उसमें कॉस्ट क्या किया होगा? लगाया ना। अब जो पास्ट में पैसा लगाए हो, इनकर्ड, तो पास्ट का मतलब ही क्या रहा? हिस्ट्री ना। तो जो पास्ट में आपने लगाया था एक तरह से हिस्ट्री, वही वैल्यू रिकॉर्डेड एंड मेंटेन, वैल्यू रिकॉर्डेड एंड व्हाट, maintained in the books. Maintained in the books.
क्या आप उस वैल्यू को कभी चेंज करते हो? ना। डेप्रिसिएशन भी कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करते हो? उसी पे करते हो। तो आप अपने एसेट्स को उसी वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हो, ये कौन सा सिद्धांत बोल रहा है? करंट कॉस्ट ये तो रेगुलरली चेंज भी होता है। ये आपका क्या होता है? वैल्यू चेंजेस वैल्यू चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बदलता रहता है ना। करंट कॉस्ट का मतलब आज यदि हम खरीदेंगे तो क्या वही लगने वाला है? मतलब कोई एक बिल्डिंग हमने 10 लाख में खरीदा था, आज उसका कीमत क्या हो सकता है? 50 लाख हो सकता है ना। या फिर कोई मशीनरी आप खरीदे हो, उसको बदलोगे तो उसका जो कॉस्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और ये वैल्यू चेंज होने के कारण नॉर्मली नॉट रिकॉर्डेड, नॉर्मली क्या सीधे नॉट रिकॉर्डेड ही बोल दो। तो इसका मतलब कि आज के बैलेंस शीट में आज का कॉस्ट दिख रहा है ना, पास्ट का कॉस्ट दिख रहा है? बैलेंस शीट में कब का कॉस्ट दिख रहा है? पास्ट का ना। हाँ ना, बोलो। यस सर। तो जब पास्ट का कॉस्ट दिख रहा है तो कुछ लोग उसको बोलते हैं यार क्या फायदा इस बैलेंस शीट को देख के, आज किसी एसेट्स का कीमत तो दिखा ही नहीं रहे। और यही नहीं, आगे जाके अवार्ड, ये तो कॉस्ट हो गया। एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू, आज यदि हम उसको बेचेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? अलग होगी। तो तेरे पास कौन कौन से एसेट्स हो गए भाई? एक एसेट्स का कीमत हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हो गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोले तो वो हो गया दैट इज पास्ट। एक करेंट कॉस्ट और क्या हो गया? रिप्लेसमेंट हो गया। एक उसका क्या हो गया? रियलाइजेबल वैल्यू हो गया। लेकिन हम लोग अपने बुक्स में दिखा कौन सा रहे? हिस्टोरिकल। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत है। वो कहता है भाई यदि तुम ये करेंट और रियलाइजेबल दिखाने गए ना, खासकर किसके लिए? जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप रखे हो, तब तो आप रोज परेशान हो जाओगे अपने अकाउंट्स में। अब जब रोज परेशान होगे तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बोला गया कि आप जो तुम्हारे पास्ट में तुमने कॉस्ट लगाया था उसी को रिकॉर्ड करो और उसी को क्या करो? मेंटेन करो। क्लियर है? क्योंकि यदि करंट, अब इसी के कारण ध्यान रखना, हम लोग जब ये पास्ट का लिखते हैं ना, तो इस पास्ट के लिखने के कारण ही अकाउंट्स में एक और वर्ड आएगा, इट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या? बोल भाई। हाँ ना, कुछ नहीं बोलेगी तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ रीजन है? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। मतलब क्या? आखिर कैसे? उसका एक फीलिंग बता। फीलिंग होता है कैसे लिमिटेशन है? लिमिटेशन अच्छा है या बुरा? मतलब लिमिटेशन के कारण लोग आपको अच्छा बोलेंगे ना बहुत बढ़िया कर रहा है, या बुरा बोलेंगे कि यार क्या अकाउंट्स कर रहा है? क्या है बता। आपको अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे? बुरा बोलेंगे, लिमिटेशन है वो। लिमिटेशन बुरा बोलेंगे। कैसे बुरा बोलेंगे? मतलब
उनके बुरा बोलने का क्या सेंस है? किस तरह से आपका मजाक उड़ाएंगे वो? क्योंकि हम सब पुराना लेके चल रहे जो कि अभी वो आजकल। बोलेगा भाई आज का जो वैल्यू है वो तो तेरा बुक्स दिखा नहीं रहा है। हाँ, पिछले का दिखा रहा है सिर्फ। तो बोलेंगे क्या फायदा ऐसा अकाउंटिंग करके? हम्म। वो बोलेंगे काहे नहीं करंट कॉस्ट लिखता है, रिप्लेसमेंट लिखता है, या व्हाट रियलाइजेबल वैल्यू लिखता है। हम्म। और कभी कभी अकाउंट्स में लोग लिखते हैं, तो तुम्हें उस टर्म्स को कंट्रोल करना था, तो तुम्हें यही चीज ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी अकाउंट्स क्यों कहता है हिस्टोरिकल लिखने को, ये सब क्यों नहीं कहता है? सर, फिक्स एसेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है तो हम उसी को लेके चलते, तो एक तरह से वो हिस्टोरिक। हमने बोला क्यों कहता है, चलते हैं वो तो तुम बोलो कर रहे हैं। क्यों बोलता है कि नहीं तुम हिस्टोरिकल में ही रखो? क्यों नहीं हम लोग अपने एसेट्स को आज का वैल्यू दिखाते हैं? वाई? सर क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स तो हम लोग पहले खरीदे थे ना, अभी तो उसका सिर्फ हम लोग एंट्री कर रहे हैं डिप्रिसिएशन कंटिन्यूसली। तो दिखा ही रहे हैं हम। अब थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला, यदि हिस्टोरिकल कॉस्ट करके ये वाला देखोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे? क्यों परेशान हो जाओगे? सर क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो रोज बदलते रहोगे ना तो अकाउंट्स, हाँ, तो तुमको रोज उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और तुम परेशान हो जाओगे। इसीलिए बोलता है कि मत लिखो। क्लियर है? यस सर। चलिए, लास्ट क्लास जो बताए थे उसमें किसी चीज का दूसरा नाम भी हो सकता है। अब जब दूसरा नाम हो जाए तो ये मत सोच लेना कि वो कुछ अलग है। मतलब हम लोग जब अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहे थे, अब इक्वेशन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, इसको कुछ लोग, अब अलग अलग वर्ड दिखता है तो फिर लगता है कि वो भी बता दो। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन को एक तरह से कुछ लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंट मतलब, बोल भाई, इक्विवेलेंट का मतलब क्या? क्या है ये? बराबर ना? हम्म। तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ये तो एक इक्विवेलेंट ही हुआ। हाँ सर। तो ये डेबिट इक्वल टू क्रेडिट इक्विवेलेंट हुआ, इसलिए कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ओके, अब आगे चला, अकाउंटिंग इक्वेशन बोल ले, इक्विवेलेंट बोल ले। नेक्स्ट चला तो अगला टुकड़ा रहा, छोटे छोटे नाम तो बहुत हैं, कौन सा लूं नहीं लूं वही थोड़ा टेंशन हो रहा है। चल आगे बढ़ता हूँ, लिखा जाऊं जो भी है जितना मिले। नंबर 8, चल एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट की बात करूं, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, चलो कुछ जानते हो तो बोलो इसके बारे में। थोड़ा नीचे रख लो और कुछ लिखना पड़े। बोलो मैचिंग कंसेप्ट के बारे में। बोलिए, मैचिंग कंसेप्ट के बारे में कोई भी राय?
नाम आप 1000 बार सुनते हो, बट मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या रहेगा? सर जो बैलेंस करवा देता है, लाइक जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग। ना, वो गलत है। जो बोले हो वो एकदम फीलिंग अलग है। कोई भी इनकम स्टेटमेंट, अब इनकम स्टेटमेंट का नाम बताओगे? इनकम स्टेटमेंट का नाम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग एंड पीएल। अब मैचिंग, अंतिम रिजल्ट क्या है? बैलेंस करना। अंतिम रिजल्ट क्या है? अंतिम रिजल्ट है प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? आप सब कुछ निकाल ले, सब कुछ लिखने के बाद क्या निकाल रहे हो? प्रॉफिट ना। प्रॉफिट निकालने के लिए नो डाउट सेल्स 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 को किससे कंपेयर करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स को किससे कंपेयर करते हो या सेल्स को किससे मैच कराते हो? बोलो, परफेक्ट वर्ड बोलो, कभी भी पार्टी ले लेना फिर से। पर परचेज और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैच हुआ? सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड ना, हाँ सर। तो इधर उसका मैच कौन? कॉस्ट। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करा रहे हो? माइनस। मैच कर रहे हो ना। जहाँ मैच कर। तो वो बोलता भाई बिना मैच किए कैसे प्रॉफिट तो निकाल दिया? हाँ। तो बोला जब प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब अपने सेल्स से रिलेटेड सारे खर्चे को क्या करोगे? डेबिट करोगे यानी माइनस करोगे। हाँ सर, माइनस करना। तो बिना मैच कराए तो प्रॉफिट आने वाला है नहीं। तो जो भी कुछ आप यहाँ दिखाते हो वो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट जो भी है, कौन सा वर्ड यूज करते हो? फॉर द ईयर एंडेड। तो यदि साल भर का सेल है तो साल भर का क्या होना चाहिए? अच्छा कॉस्ट भी ऑफ। ना। हाँ सर। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि फिर तो मैचिंग कंसेप्ट का सर एक और चीज से कनेक्शन या मिलता जुलता नाम हो गया। कौन सा? कौन अप्रूवल सा? कॉन्सेप्ट। एक्रूअल ना। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या क्या प्लस माइनस करते हैं? परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो सबसे पहले ओपनिंग ना, हाँ सर, उसके बाद परचेज। फिर क्या? परचेज। चलो एक दूसरा चीज और बताएं। क्या? ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग में क्या आना चाहिए? खर्च और इनकम। तो खर्च और इनकम ही आना चाहिए ना भाई। हाँ सर। एसेट्स लायबिलिटी आना चाहिए। नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक खर्च इनकम है ना, एसेट्स लायबिलिटी है? सर जितना सिंपल मतलब है उतना ही सिंपल जवाब दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सर खर्च है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक खर्च है ना, एसेट्स लायबिलिटी है? एसेट्स है क्लोजिंग स्टॉक। एसेट्स है ना। हाँ। तो ट्रेडिंग में क्या करने आया?
मैच करवाने के लिए। जब तक हम क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या रहा, इधर आके वो क्या होता है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ना। हाँ तो क्रेडिट करेंगे तभी वो माइनस होगा ना। तो ट्रेड क्रेडिट करेंगे तभी माइनस होगा, और जब तक ये माइनस नहीं होगा तब तक क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही आएगा? नहीं सर। तो ध्यान रखो, जब आप क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स के तौर पे नहीं आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दे रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और बिना उसको दिखाए हम अपने सेल्स को तो मैच ही नहीं करा पाएंगे भाई। एंड दैट इज वाई हम लोग उसे दिखाते हैं, समझे? हाँ सर। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब यही है कि आप प्रॉफिट तब तक बोलने का हक नहीं रखते हो जब तक कि आप उसे क्या नहीं करा रहे हो, मैच नहीं करा रहे हो। ओके, नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट बोलता है भाई अकाउंटिंग करते वक्त हमारी बातों का ध्यान रखना। तो बोल, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? क्या बोलता है बोल? सर कितना पैसा है वो चेक करके इन्वेस्ट करना है। 10 सेकंड रुक जा। बोलो, कुछ बोल रहे थे राज जी? सर कोई भी नया प्लान या फिर कोई भी नया स्टॉक लाने से पहले ये देखना होगा कि कितना पैसा है बिजनेस में। Only those transactions are recorded which are measurable in terms of money. मतलब भाई जिसको तुम पैसे में माप ही नहीं सकता उसको तू अकाउंट्स में क्या लिखेगा भाई? मनी के तौर पे 2000 5000, हम तुमको बोला कि 10 तो अच्छा इंप्लॉई आया। अब अच्छा इंप्लॉई क्या लिखेगा वैल्यू? अच्छा लिखेगा ना अमाउंट लिखना है? तो ध्यान रख, इसी के कारण कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी अकाउंट्स का एक लिमिटेशन है। क्यों बोल? अकाउंट्स में दिखता है कि ना भाई प्रॉफिट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, बट उसके एम्प्लॉय अच्छे हैं, ये दिख रहा है? नहीं।
एम्प्लॉय बुरे हैं वो दिख रहा है। तो बोला भाई इस अकाउंट्स को देख करके क्या लाभ यदि हमको पता ही नहीं चल रहा है, जबकि बिजनेस की वो जो चीज है वो तो अच्छी चीज है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं सही नहीं है अकाउंट्स। तो इसी पे एक लाइन और आता है, बिजनेस में जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग हमारा इंफॉर्मेशन देता है। वो कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। किसका? वहां तो सिर्फ नंबर का गेम है भाई। अच्छा तो क्वांटिटेटिव, सॉरी। कभी भी इंफॉर्मेशन एक होता है व्हाट, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, एंड दूसरा होता है व्हाट, क्वालिटेटिव। होता है ना। तो क्वांटिटेटिव में सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर का गेम है। हाँ। नंबर, फिगर, एक जो भी है इंफॉर्मेशन, या इसी इंफॉर्मेशन के कारण बोल सकता है कि इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बोलता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। तो अकाउंट्स हमारा क्या करता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव देता है या क्वालिटेटिव देता है या दोनों देता है? सर दोनों देता है ना। तो ध्यान रखो, अकाउंट्स लेकिन क्या ज्यादा क्वालिटेटिव है या ज्यादा क्वांटिटेटिव है? सर क्वांटिटेटिव ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ना, अकाउंट्स मेरे को क्या करता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देता है। और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तुम्हें बार बार बहुत बार पूछा जाता है, वो टोटल 4 तरह के हैं। क्वालिटेटिव क्या है, 4 टोटल तरीके। 4 है। पहला रिलायबिलिटी, मतलब क्या, क्या लग रहा है अकाउंट जो पढ़ रहा हूं तुम्हें भी मालूम है कि मैं तुम्हें उस बेसिक चीज पे नहीं बोल करके तीसरी चीज की बात कर रहा हूं। बोला था कभी, एक तो सिर्फ डबल एंट्री, दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस, तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट कन्वेंशन जिसपे पूरा अकाउंट्स चल रहा है। तो ये सब कुछ बातें हैं, भले ही प्रैक्टिकली तुमको दिखता नहीं है, लेकिन सबके पीछे ये चीज चल रही है। रिलायबल, रिलायबल का मतलब क्या, रिलायबल का मतलब क्या, बोलो, भरोसा वाला ना। रिलायबल का मतलब क्या भाई, भरोसा तो जो अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन दिखता है वो भरोसे का है कि नहीं है? भरोसे का है सर। कैसे है, कैसे है? सर वो हम सब कुछ देख के बनाते हैं, लॉ के हिसाब से होता है। नहीं, गलत जवाब। बनाते हैं ठीक है, बट कैसे वो भरोसे का है? उसी ट्रेडिंग पीएल के आधार पे, इंफॉर्मेशन के आधार पे तू अपनी कमाए हुए करोड़ों रुपए को किसी कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि तेरे को उस फाइनल अकाउंट पे क्या है, दिखना। भरोसा है ना।
तभी तो बोला कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का उसमें नंबर छोड़ दे। रिलायबल जो भरोसा है वो क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटेटिव है। अच्छा, समझ में आया? हाँ सर। अब ये क्यों भरोसे का बनता है? एक जो तू अभी बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि वो जो है वो हम लोग सब कुछ देख दाख करके सही से बनाया, इसको तुम क्या बोल सकती है? फेथफुल। रिप्रेजेंटेशन। लेकिन किसी का यदि मनसा ही गलत हो तब तो अकाउंट भरोसे के लायक नहीं भी होगा। हाँ सर। और पास्ट में ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए हैं। अकाउंट्स बनाने वाले जो ऑडिटर होते हैं, जो चेक करके उस पर रिपोर्ट देते हैं, वो लोग क्या होते हैं? न्यूट्रल ना। न्यूट्रल मतलब उनको नहीं मालूम कि कौन इसे यूज करेगा। वो न्यूट्रल, किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में भी नहीं है। इन रसिया यूक्रेन के वॉर में इंडिया क्या है? इंडिया यूक्रेन के फेवर में है ना, रसिया के फेवर में है? किसी के फेवर में नहीं है सर वो। तो इंडिया न्यूट्रल है ना। हाँ। तो अकाउंट्स चेक करने वाले ऑडिटर क्या होते हैं? न्यूट्रल न्यूट्रल होता होते हैं। है। पैसा वैसा से नहीं मानते। पैसा तो जो फीस मांगते हैं, नहीं तो वो लोग भी तो पैसा लेके उल्टा सीधा करते हैं। हाँ वही तो बोल रहे हैं। और पास्ट में ऐसा, अब देख, दो चार लोगों के लिए 100 को 90 95 को बदनाम नहीं करेंगे ना। चल, प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब प्रूडेंस प्रूडेंस का मतलब बोलो। चलो, प्रूडेंस समझ में नहीं आता तो एक चीज जान लेना, अकाउंट्स में कुछ भी करो ना, तो आप अपने फ्यूचर में भलाई को ध्यान में रख के, या फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो उसको ध्यान में रख के अकाउंटिंग करो। लाइक प्रूडेंस को हम लोग एक वर्ड से जोड़ते हैं, और अभी उसके बारे में उधर भी बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंजर्वेटिज्म। तो आ जाओ, उसी पे एक कंसेप्ट का नाम लिखता हूं, कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? चलो बोलो। कंजर्वेटिव कंसेप्ट बहुत बार सोचे हो, सुने हो, क्या होता है? सर थोड़ा थोड़ा सा बताइए, याद आ जाए। एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव को बोल सकता है पेसिमिस्टिक, और पॉजिटिव को बोल सकता है ऑप्टिमिस्टिक। कुछ याद आया? तो ध्यान रख, नेगेटिव आदमी हमेशा बुरा सोचता है, फ्यूचर लॉस। और पॉजिटिव आदमी क्या सोच सकता है? फ्यूचर प्रॉफिट। अकाउंट्स बनाते वक्त तुम क्या सोच के अकाउंट्स बनाएगा?
लॉस ही लेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे। फ्यूचर लॉस कंसीडर्ड करना है। हाँ, और फ्यूचर परचेज लॉस क्या करना है? कंसीडर्ड। एंड फ्यूचर प्रॉफिट इग्नोर। फ्यूचर लॉस कंसीडर्ड और प्रोवाइडेड। चल कुछ एग्जांपल बताएगा कंजर्वेटिव कंसेप्ट का, जिसको प्रूडेंस मेजर भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल जिसको कि बार बार यूज किया जाता है। चल पहले एक आसान सा ले लो, पीबीडीडी चैप्टर किया है तो ज्यादा फील कर सकता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। एग्जाम्पल बताएगा कैसे हुआ ये, सॉरी कोरिलेट करेगा कैसे ये कंजर्वेटिव है। सर प्रोविजन हम मतलब हमको पता है मेरा फ्यूचर में डूबेगा, उसके लिए हम प्रोविजन करके रख रहे हैं। डूबेगा मतलब चांसेस है, डूबा नहीं है। हाँ, तो उसके लिए प्रोविजन कर बट रहे हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है? डूब सकता है। एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल अपने अकाउंट से बता। अकाउंट से बता। ट्रेडिंग पीएल, थोड़ा सा फीलिंग भी रख लो। ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कौन सा वर्ड है? बोलो। बाय सेल्स। कैश है या क्रेडिट है? सर क्रेडिट कैश क्रेडिट दोनों रहता है। सिंगल एंट्री बनाए हो, कैश क्रेडिट, बैलेंस शीट। सॉरी, डेटर। ये सारा पैसा क्रेडिट सेल का मिल गया कि बाकी है? बाकी है सर। सारा मिला नहीं है ना? नहीं। क्या ये सारा जो क्रेडिट सेल्स तेरा हुआ मिला नहीं है, तो तू जो नेट प्रॉफिट अंत में लिख रही है उस सेल्स के आधार पे क्या सारा प्रॉफिट भविष्य, मतलब जो प्रॉफिट है इसमें से कुछ पैसा ये डेटर जो है मिल सकता है या डूब सकता है? सर मिल भी सकता है, डूब भी सकता है। यदि डूब सकता है, स्पेसिफिक डेटर भी तुम लोग सीख लिया है, तो तू इस प्रॉफिट को निकालने के पहले क्या कर, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को क्या किया, निकाल लिए। किससे? प्रॉफिट से ना। मान ले कि यदि तेरा पहले प्रॉफिट हो रहा था 40,000 सपोज कर, बिना पीबीडीडी का। मान ले कि तेरा 20 लाख का तेरा डेटर है और 20 लाख के डेटर में से तेरा एक्सपीरियंस कहता है, यहां सपोज कर राउंड फिगर ले लो, 1 लाख प्रॉफिट हो रहा था और तेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 2% डेटर डूब जाते हैं।
तो 40,000 डूब सकते हैं ना भाई। तो तू जो 1 लाख रुपया प्रॉफिट बोल रहा है, क्या गारंटी है पूरा 1 लाख होगा? फ्यूचर में तो 40,000 डूब सकता है। तो तू 40,000 रुपीज उस प्रॉफिट से क्या कर, अलग कर दे, और वो 1 लाख की जगह उसको कितना बोलेगी? 60,000 ना। तो तू फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी क्या की, कंसीडर कर दिए। अलग कर ली ना। हाँ सर। इसी को बोलते हैं क्या, कंसेप्ट। कंजर्वेटिव कंसेप्ट। चल, दूसरा बेस्ट एग्जांपल कंजर्वेटिव कंसेप्ट का। दूसरा बेस्ट एग्जांपल एक चैप्टर बार बार करेगा और वो सबसे ज्यादा लिया जाता है, बैठे भले ही मैंने समझाया। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, हम बोलने वाले थे सर इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ, इन्वेंट्री। कौन सा वो लाइन है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हाँ एनआरवी विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर। लोअर। ये लाइन कौन से सिद्धांत के कारण आया? कंजर्वेटिव कंसेप्ट के कारण। कंजर्वेटिव कंसेप्ट के कारण। एग्जाम्पल, किसी सामान का कीमत 50,000 है और उसका एनआरवी, जिसको कभी कभी आप लोग क्या कहते हो, दूसरा नाम क्या है? मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। वही नॉर्मल सिनारियो में एनआरवी ज्यादा होता है कि कम? नॉर्मल कम। एक नॉर्मल सिनारियो में 50,000 रुपये कॉस्ट का सामान, नॉर्मल सिनारियो में मार्केट प्राइस ज्यादा है या कम? कम होगा। मतलब नॉर्मल सिनारियो में तेरा मार्केट प्राइस कम होगा भाई, जितना में ज्यादा खरीदी है होगा उससे सर कम कॉस्ट। होगा। नहीं सर कॉस्ट ज्यादा होगा। कॉस्ट कम है ना, मार्केट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा होगा सर। हाँ लेकिन एक्सेप्शनल सिनारियो में, एक्सेप्शनल सिनारियो में वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है। कम हो सकता है ना। एक्सेप्शनल मतलब नॉर्मल सिनेरियो में कॉस्ट हमेशा, मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। होता है। लेकिन किसी कारणवश वो क्या हो सकता है? कम। क्योंकि तू भी जानती है जो सामान खरीदे होगी वो तो ज्यादा में ही बेचेंगे ना। हाँ सर। चल अब आ जा, रूल क्या कहता है? लोअर ना। हाँ सर विच एवर इज लोअर एनआरवी में। अब दो सिनेरियो, यदि हम ऑलवेज कॉस्ट ले तो ट्रेडिंग में कितना लेने वाले भाई? ये जो इन्वेंट्री है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक निकालने की। 50 लेंगे ना। हाँ 50 लेंगे। और यदि मैं लोअर लूं, तो भी जानती है, एक होता है कि ऑलवेज कॉस्ट और दूसरा क्या? लोअर। और तीसरा क्या? हायर। हायर। तो लोअर में क्या लेगी तू?
बाई क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों केस में कौन लोअर? 45। 45। तो इस वैल्यू का हायर लेती तो क्या लेती? 70 ना? हाँ 70। इन तीनों वैल्यू का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है भाई? कुछ भी दिखाया तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे पड़ेगा ना? जीपी। अब तू भी जान ले क्या फर्क पड़ने वाला, बेहतर बता सकती है? फोर्टी 45 के हिसाब से 50 था, तो जीपी 5000 से कम हो गया ना? हाँ वो कम होगा। इस पे तो चल नॉर्मली 50 का 50 ही रहा, इसमें ज्यादा। इस पे ज्यादा। हम्म, चल यदि सम कुछ नहीं बोलता तो हम लोग क्या लेते हैं? 50 लेते हैं। खाली कॉस्ट बोला तो कॉस्ट ही लेते हैं ना? हाँ सर। यदि सम कुछ नहीं बोला तो हम लोग सिर्फ कॉस्ट लेके छोड़ देते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो क्या होता है, कब होता है। लेकिन सम में यदि कॉस्ट का जिक्र आ गया कॉस्ट के साथ साथ यदि एनआरबी का जिक्र आ गया तो तू क्या करती है? 45 वाला लोअर लेती है कि 70 लेती है? 45 वाला लोअर 45 ही लेती है ना? हम्म। तो ये 45 मार्केट प्राइस है। ये लॉस अभी हुआ है कि फ्यूचर में होगा? फ्यूचर। तू सामान बेच चुकी है कि बेचेगी? बेच चुके हैं। बेच चुकी है। बे, बेचेंगे सर, ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक है ना। हाँ स्टॉक तो बचा है, बेच चुकी है कि बेचेगी? बेचने वाली है ना? बेचेंगे। हाँ बेचेंगे। तो ये लॉस फ्यूचर में होगा ना अभी हुआ है? फ्यूचर में होगा ये। तो 45 लेने का मतलब क्या रहा? फ्यूचर का लॉस आज ही दिखा देना। हाँ सर। फ्यूचर का लॉस क्या किए? आज ही दिखा दिए। और यदि कोई बोले कि 50 कॉस्ट है और 70 मार्केट है, और तू बोले नहीं हम तो 70 दिखाएंगे, तो यदि 70 दिखाई तो तो तू मेरा अपने प्रॉफिट को कितने से बढ़ा ले रही है? 20 मतलब 20,000 से। क्या ये प्रॉफिट हो चुका है या फ्यूचर में होगा? फ्यूचर में होगा सर। कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर, ये फ्यूचर फ्यूचर प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं लेना है, बट फ्यूचर लॉस दिखाना है, लेना है। तो वही तो होता है वो। अच्छा इसीलिए तो। समझे राज जी? यस सर। खाली सुन के तुम लोग बस आगे बढ़ जाता था। आखिर इन सब का मतलब यही है, जो भी कुछ लिखा गया है। देवलीना समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये कारण है, और इसीलिए जिंदगी में कुछ नया मिला तो सिद्धांतों पे ही तुम्हें चलना है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल कंजर्वेटिव में हम लोग यही लेते हैं। इसीलिए जब लोअर है, लोअर का फंडा में दोनों काम चल जाता है। 50 एंड 70, लोअर कौन सा? 50। तो तुम फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर कर दिया ना। और 50 एंड 45, लोअर कौन सा? 45। तो 45 का मतलब फ्यूचर लॉस को कंसीडर कर लिया। साइलेंट है तो तू भी जानती है कि लोअर सिर्फ 50 होगा, कि नॉर्मल सिनारियो में मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा ही होने वाला है। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव कंसेप्ट।
अब तू भी जान ले, ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ ये एक तरह का किस तरह का इंफॉर्मेशन था, क्वालिटेटिव। क्वांटिटी के साथ साथ क्या है, क्वालिटेटिव। ये भलाई है प्रूडेंस। फ्यूचर का लॉस आज यदि प्रोवाइड कर दी तो क्या फ्यूचर में तेरे को कोई परेशानी होने वाली है? नहीं सर। क्योंकि तू आज जो प्रॉफिट कमाई थी उसमें से तो प्रॉफिट लॉस के लिए अलग कर दी ना। तो बिजनेस का कोई भी सिद्धांत एक चीज जरूर बोलता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस की भाषा में सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब बिजनेस कोई भी काम करते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब भविष्य का लॉस तुम्हारे बिजनेस को तबाह या बंद कर देगा ना बचा रहेगा प्रोवाइड करने से? बचा रहेगा सर। यदि आज प्रोवाइड किए तो बचे रहोगे ना। हम्म। यानी कोविड वोविड तुमको उड़ाने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, मार्केट तो में टिके रहेंगे। इंसान क्या बोलता है, पहले वो काम करो कि तुम बचे रहोगे, हाँ सही बात है। क्योंकि तुम्हारी भलाई, क्योंकि तुम रहोगे ही नहीं तो क्या कर लोगे, पहले बचना जरूरी ना। प्रूडेंस मेजर, दिस इज ए क्वालिटेटिव। एंड लास्ट क्या है, कंप्लीटनेस। क्या अकाउंट्स अधूरा इंफॉर्मेशन देता है या पूरा देता है? पूरा अकाउंट्स देता है। अधूरा इंफॉर्मेशन देता है कि पूरा देता है? पूरा देता है। और इन्हीं चार चीजों के कारण अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, भरोसे के काबिल है। समझे? हाँ सर। दूसरा क्वालिटेटिव, रिलेवेंस। मतलब वजूद। रिलेवेंस का मतलब कि उसका एक रेलेवेंट बोलने का मतलब क्या होता है, ये रेलेवेंट है मतलब जरूरी है, या रेलेवेंस का मतलब कि वजूद इस सर। हाँ। वजूद बोल ले या जो भी, हम्म। रेलेवेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो फालतू का है ना काम का है? रेलेवेंस उस सेंस में भी बोल सकती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फालतू का होता है ना काम का होता है। काम का होता है। दिस इज द सेकंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। नंबर का बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है अच्छा बुरा ये सब चीजों के बारे में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो समझ में आने को क्या बोल सकते हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्लियर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे से कंपेयर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? कर लेते हैं सर। तो कर लेते हो तो उसको इंग्लिश की भाषा में क्या बोल दी, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी। क्लियर? क्यों कंपेरेबिलिटी है? क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी फॉलो कर रहे हो, WDV या जो भी है, वो रेगुलर फॉलो कर रहे हो ना चेंज कर रहे हो? मतलब इस साल डिप्रिसिएशन पिछले साल के लिए कम है या ज्यादा है, तो पिछले साल से प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, उससे एक कंक्लूजन निकलता है कि कम है या ज्यादा है। तो क्या दोनों साल का अकाउंट्स अलग अलग तरीके से बनाया गया था ना एक ही तरीके से बनाया गया था? पिछले साल जो जो प्रिंसिपल अपनाए होंगे इस साल चेंज कर दिए थे ना, वही है अकाउंटिंग पॉलिसी। पिछले साल स्ट्रेट लाइन लिए होगे तो इस साल भी क्या लिए होगे, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब कि तुम पिछले 2 वर्षों को कंपेयर कर सकता है ना, क्योंकि हाँ। तुम कुछ भी अपना रहा है तो उसको क्या कर रहा है,
कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे इस हैं। कंसिस्टेंसी का फिर कहाँ जिक्र था? ये फंडामेंटल। S1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और यदि कुछ चेंज भी किए हो तो तुम उसको क्या करते हो कहीं पे? या फिर किस तरीके से बना है कंपेयर करने के पहले पता होना चाहिए ना। हाँ तो सर। तुम सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करते हो? लिखते हो। तो इसी को कहते हैं व्हाट? डिस्क्लोजर। और ये तुम्हारा क्या था? क्या है ये? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। आधा बोली है, पूरा नहीं बोली अभी भी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छा क्वालिटेटिव। क्योंकि नॉर्मली वो क्या देता है? क्वांटिटेटिव। तो कुछ लोग उस क्वांटिटेटिव के कारण बोलते हैं कि फिर ये अकाउंट्स का क्या है? लिमिटेशन है, क्योंकि क्वालिटेटिव तो देता नहीं है। तो फिर कुछ लोग बोले ना भाई क्वालिटेटिव भी कुछ देता है। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फिर एक लिमिटेशन हो जाएगा। क्यों लिमिटेशन हो जाएगा? कि भाई इसमें तो क्वालिटी पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर? हाँ सर। अब चलो, कभी कभी कुछ लोग सिद्धांत बनाते तो हैं, जब अप्लाई करने का समय आता है ना तो तोड़ देते हैं। जब अप्लाई करने का समय आता है तो तोड़ देते हैं। अब जब तोड़ देते हैं तो फिर लास्ट मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव कंसेप्ट का नंबर दिया था हम लोग 10 नंबर, चलो 11 नंबर। मेटेलिटी कंसेप्ट। मेटेलिटी कंसेप्ट इस सिद्धांत के बारे में सबसे साधारण एक राय मैं देता हूं। ये सिद्धांत बाकी सिद्धांतों को तोड़ने के लिए बना। जस्टिफिकेशन फॉर नॉट फॉलोइंग established principle or convention। established principle or convention मतलब justification for not following या टू ब्रेक अकाउंटिंग का चल एक सिद्धांत है, कैपिटल और रेवेन्यू। क्या कहता है ये सिद्धांत? बोलो, ये तो सीखा है। ये सिद्धांत क्या कहता भाई? नेम ऑफ अकाउंट कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा? एसेट्स और व्हाट? लाइबिलिटी। और रेवेन्यू है तो एक्सपेंसेस और इनकम। यही ना। अब कैपिटल रेवेन्यू का बेसिक सिद्धांत क्या था?
यदि किसी चीज का अफेक्ट ट्रांजैक्शन का मोर देन 1 है तो क्या होना चाहिए? एसेट्स ना। और रेवेन्यू उसका अफेक्ट 1 साल तक रहे तो क्या करना? रेवेन्यू। रेवेन्यू। अब मैं एक सामान ले लूं, स्टेपलर या पंचिंग मशीन। मालूम है क्या होता है? स्टेपलर तो जानता है ना? हाँ सर जानते हैं। जब आपने ये चीज खरीदा तो इसका इफेक्ट 1 साल रहने वाला या 1 साल से ज्यादा? 1 साल से ज्यादा। स्टेपलर 5-10 साल रहेगा ना, नॉर्मली तो टूटता नहीं है। हाँ। अब वो टूटता नहीं है। पंचिंग मशीन भी कुछ लोग तो 20-20, 30-30 साल तक यूज करते हैं। पंचिंग मशीन जो पेपर के बीच में वो जो होल किया जाता है फिर फाइल में लगाया जाता है, इसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर है। तो फिर ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैपिटल। तो एसेट्स का नाम होना चाहिए ना। बट आप इसे एसेट्स का कोई नाम नहीं देके आप इसे एसेट्स मोर देन 1 ईयर है, बट आप इसे एसेट्स का नाम नहीं देके आप उसे रेवेन्यू का नाम दे देते हो। मतलब आप इसको अकाउंट्स में खरीदते हो तो क्या नाम देते हो? स्टेशनरी अकाउंट। और स्टेशनरी कैपिटल है या रेवेन्यू? रेवेन्यू। तो तुमने लॉ तोड़ दिया ना। हाँ सर लॉ तो ये लॉ तोड़ने का परमिशन कौन दिया तुमको? तो रूल तोड़ने का परमिशन कौन दिया? मटेरियलिटी कंसेप्ट। क्या बोला? फर्टिलिटी कंसेप्ट कि भाई ये जो मशीन या पंचिंग मशीन खरीदा इसकी वैल्यू कितनी? मान लो 50 रुपया। ये 50 रुपया जो हम लोग प्रैक्टिकल भाषा में बोलते हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? 50 नहीं। रुपया से क्या तुम्हारे अकाउंट में भूचाल आ जाएगा? प्रॉफिट गड़बड़ गया तो नहीं सर। डिसीजन में क्या फर्क आ जाएगा? नहीं। ₹50 का प्रॉफिट या लॉस पे जो इम्पैक्ट होगा वो डज नॉट अफेक्ट डिसीजन। हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि वो 10-20 लाख का ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जब कोई भी चीज हमारे डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वो हम लोग कहते हैं कि यार इमैटेरियल अमाउंट है। क्या है? इमटेरियल। नॉट ए मटेरियल अमाउंट। नॉट ए मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मटेरियल का मतलब सामान नहीं हुआ यहाँ। मटेरियल का मतलब क्या रहा? इंपॉर्टेंस। हम लोग कहते हैं यार क्या ये तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हम लोग कहते हैं क्या ये तेरे लिए बहुत मटेरियल है भाई? बोला ना यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी बहुत मटेरियल नहीं है। तो जब बहुत मटेरियल नहीं है तो फिर बोला क्या दरकार है भाई 50 रुपया का एसेट बढ़ा रहा है, चुपचाप उसको क्या दिखा दे? स्टेशनरी। समझ में आया? दूसरा, अकाउंट्स का एक हेड मिसलेनियस, दूसरा नाम सन्ड्री। अकाउंट्स में आप
मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस और इनकम बोल के दिखाते हो, उसमें किसको रखते हो? कौन सा अमाउंट? जो इंपॉर्टेंट है वो या जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो? बोलो। जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब न्यूज़पेपर बेचा 50-100 रुपया, इंपॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर अकाउंट कोई फर्क पड़ने वाला मेरा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब फर्क पड़ने वाला नहीं है तो फिर क्या कहता है लो, ए भाई एक काम कर ले कि इसको मिसलेनियस सन्ड्री में डाल दे। समझे? बुझले? सर बस छोड़ेंगे, खत्म ही होने वाला है। समझ में आया ये? हाँ चलो आज के लिए यही रहने दो, 10:15 बज गए। सर ये भेज दीजिए प्लीज, अभी भेज दीजिए आप। अभी समझ में आया? पहले ये बोल। समझ आ गया सर। चल